क्रैश कोर्स 2022 के अंतर्गत मैं कुमारी श्वेता भूगोल विषय लेकर के एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, हम भूगोल विषय का इकाई 1 पढ़ रहे थे और इकाई 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन के विषय में। तो भूमि संसाधन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है भूमि संसाधन का कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं और जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं तथा इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। बच्चों, जलोढ़ मृदा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मृदा यानी मिट्टी जो है वो पारितंत्र का एक तरह से मुख्य घटक है और जैसे ही हम मृदा यानी मिट्टी का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में पृथ्वी की ऊपरी सतह आ जाती है। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह को साधारण बोलचाल की भाषा में मृदा या मिट्टी कहा जाता है। लेकिन मिट्टी या मृदा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी माना गया है और यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर यह विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। यानी जितने भी जीव मंडल है उन सब का पोषण जो है इस मिट्टी के ऊपर ही होता है। इसलिए मृदा के अंतर्गत जल, नदी, तालाब, हवा सब कुछ आते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे यानी कि वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है वह जलोढ़ मृदा कहलाती है। यानी कि नदियों के द्वारा लाए गए तलछट का मतलब होता है कि नदी के बहाव से जो भी गाद सिल्ट या बालू जो भी बह के एक जगह से दूसरे जगह जाती है और वहाँ पे जहाँ जाके वो जमा हो जाती है तो वहाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की इसमें कमी होती है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले जो राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा के जहाँ जहाँ विस्तार है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। यानी इन सब राज्यों में जलोढ़ मृदा के विस्तार हैं। इसके अलावा इस मृदा में प्रश्न है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस मृदा में यानी कि इस तरह की मिट्टी में जो है वो गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दलहन तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती है। ये था हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न एक आता है वह है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि का मतलब क्या होता है। इसका आंसर है कि जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि का कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति जो है वो बिल्कुल समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। इस प्रकार के खेतों के पोषणीय तत्व जल के साथ नहीं बहते और मृदा की उर्वरता बनी रहती है और एक तरह से जब इस तरह की खेती की जाती है तो जो फसल बोया जाता है वह एक मेड़ की तरह बना करके लाइन से बोया जाता है और उसमें सिंचाई की जाती है तो दूर से देखने पे वो बिल्कुल तालाब या जलाशय के जैसा दिखता है। इस तरह से मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है और इस प्रकार की कृषि को हम समोच्च कृषि कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है भूक्षरण किसे कहते हैं। भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। यानी कि मृदा अपने स्थान से विभिन्न तरह की क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी का कटाव एक जगह से दूसरे जगह या मिट्टी का बहाव एक जगह से दूसरे जगह जा करके जो जमता है तो इस तरह की प्रक्रिया को भूक्षरण कहा जाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों जैसे जल, हिमानी और सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित एवं प्रभावित होती है। तो ये रहा मृदा भूक्षरण। अब हम जानेंगे मृदा निर्माण के मुख्य घटक। दूसरा एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से तथा भौतिक संसाधन और जैविक परिवर्तनों से इसका निर्माण होता है। लेकिन इसके कुछ मुख्य घटक होते हैं जो इस प्रकार है जैसे ऊंचा वच या धाराकृति, मूल शैल या चट्टान,
जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण तथा मृदा निर्माण। ये सब जो है मृदा तथा मृदा निर्माण में लगा गया समय, यानी कि ये सब जो मुख्य घटक हैं वो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है खादर और बांगर। खादर और बांगर में क्या अंतर है, या फिर खादर और बांगर से आप क्या समझते हैं? तो हम अब जानेंगे कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर किया है कि खादर मिट्टी जो है वह नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है, जबकि बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका तीसरा अंतर है कि उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है, जबकि महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि जो है वो बांगर मिट्टी का उदाहरण है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इसका छठा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय बताएं। फसल चक्रण द्वारा मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? नहीं, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? तो मृदा संरक्षण के उपाय, यानी कि मिट्टी के संरक्षण के लिए हम कौन सा उपाय करेंगे? तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय है फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। फसल चक्रण का मतलब होता है कि एक साल में एक ही जमीन पे बदल बदल के खेती करना फसल चक्रण कहलाता है। तो फसल चक्रण की पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि फसल चक्रण यदि बदल बदल के कृषि होगी तो उस मृदा की उर्वरता बनी रहती है। और दूसरा इसका उपाय है कि रासायनिक उर्वरक की जगह यदि जैविक व कंपोस्ट खाद का हम उपयोग करें तो मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद इसी में एक प्रश्न है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू इत्यादि लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी होने लगती है, यानी कि एक ही तरह का फसल एक जमीन पे एक भूमि पे बार बार उगाने से उस मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है, पोषक तत्व में कमी आ जाती है। इसलिए इसे तेलहन और दलहन की खेती से इसकी उर्वरता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन में स्थिरीकरण होता है और इसलिए कहा जाता है कि फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये भूमि संसाधन के अंतर्गत ये 4, 5, 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी एक अगले नए अध्याय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।